हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ ललित कुमार और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेड सोर या डिक्यूबाइटिस अल्सर या प्रेशर सोर। उनकी क्या क्या कॉमन साइट होती है, क्या उनके कोज होते हैं और किस क्लाइंट में होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, मतलब ससेप्टेबल क्लाइंट्स, और उनके क्या प्रिवेंशन है और क्या ट्रीटमेंट है, आज फुल डिटेल के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रेशर सोर की डेफिनेशन या उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रेशर सोर और डिक्यूबाइटिस अल्सर आल्सो नोन एज प्रेशर सोर, इन्हें क्या बोला जाता है, प्रेशर सोर भी बोला जाता है। आर अल्सरेटेड और सेलेक्ट एरिया ऑफ टिश्यू सब्जेक्ट टू प्रेशर फ्रॉम लाइंग। इस सेलेक्ट का मतलब होता है कि गला गला मतलब जो गला होता है ना, एक तरह से गलना, उसको बोलते हैं सेलेक्ट। आल्सो नोन एज प्रेशर सोर, इसे प्रेशर सोर भी कहा जाता है। अल्सरेटेड और सेलेक्ट एरिया ऑफ टिश्यू सब्जेक्ट मतलब पेशेंट टू प्रेशर फ्रॉम लाइंग और सिटिंग ऑन चेयर फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन एंड फाइनली डेथ ऑफ टिश्यू। इसका मतलब ये है कि प्रेशर सोर और जो डिक्यूबाइटिस अल्सर है उसको हम बेड सोर भी बोल सकते हैं या डिक्यूबाइटिस अल्सर बोल सकते हैं, प्रेशर सोर बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, जो सब्जेक्ट है वो प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में है या प्रोलॉन्ग लाइंग पोजीशन में है। तो अगर वो प्रोलॉन्ग समय तक लाइंग या सिटिंग पोजीशन में है तो जो हमारी बॉडी के वेट बियरिंग एरिया है उनमें क्या है कि स्लो सर्कुलेशन हो जाएगा। क्या होगा? स्लो सर्कुलेशन हो जाएगा। अगर सर्कुलेशन, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन कम है तो वहाँ पर टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई और जो न्यूट्रिएंट सप्लाई वो कम मिलेगी और फाइनली क्या होगी, डेथ ऑफ टिश्यू, उसको बोलेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हो जाएगा टिश्यू का, और अगर टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाए तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, बेड सोर। गैंग्रीन वाली स्थिति अगर आ जाएगी तो उसको बोलेंगे बेड सोर। सपोज दैट आप बहुत लंबे समय तक एक प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजिशन में हो, ठीक है, सिटिंग ऑन चेयर और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर आप लाइंग हो, आप लेटे हुए हो, तो जहाँ आपकी बॉडी किसी सरफेस के टच में है, सपोज दैट आप बैठे हुए तो आपके जो बटक्स हैं वहाँ का सर्कुलेशन कम होगा, प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाएगा वेन का और सर्कुलेशन कम होगा और वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगा टिश्यू का, उसको बोलेंगे बेड सोर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग या लाइंग पोजिशन में रहते हैं तो जो वेट बियरिंग एरिया है, जो हमारी बॉडी का वेट सहन करते हैं उस पोजिशन के अंदर, उनमें सर्कुलेशन कम हो जाएगा और फाइनली डेथ ऑफ टिश्यू हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे बेड सोर। अब आइए देखते हैं हम इसकी कॉमन साइट्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कॉमन साइट। प्रेशर पॉइंट आर दोज हु बियरिंग वेट। प्रेशर पॉइंट क्या होते हैं, जो वेट, उन पे वेट रहता है हमारी बॉडी का। सपोज दैट आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या होता है। सो दैट स्किन और दैम इज सब्जेक्ट टू प्रेशर, दिस मे हैपन मोर फ्रिक्वेंट ओवर द बॉडी बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज नो रिच ब्लड सप्लाई। बोनी प्रोमिनेंस क्या होता है मैं बताऊंगा आपको बाद में। वेयर देयर इज नो रिच ब्लड सप्लाई और नरिश्ड एंड आल्सो देयर थिन लेयर ऑफ द स्किन। बोनी प्रोमिनेंस वो एरियाज होते हैं जहाँ पे थिन स्किन होती है और ब्लड सप्लाई कम होती है, जैसे हमारी कोहनी हो गई और हमारे एंकल्स हो गए, जहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई कम है, थिन स्किन है, उसको बोलेंगे बोनी प्रोमिनेंस एरिया। क्या बोलते हैं? बोनी प्रोमिनेंस एरिया। और उसी कंडीशन में ये जो बोनी प्रोमिनेंस एरिया होते हैं वो एक मोस्ट कॉमन साइट के रूप में माना जाता है कि वहाँ अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया अपना तो बेड सोर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो देखते हैं बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज नो रिच ब्लड सप्लाई, वहाँ ब्लड सप्लाई कम होती है और नरिशमेंट कम होता है, एंड आल्सो देयर इज थिन स्किन ऑफ द लेयर, और एक थिन स्किन होती है लेयर की, उसको बोलेंगे बोनी प्रोमिनेंस। तो एक तो हो गया बोनी जो प्रोमिनेंस एरियाज हो गए, वो एक कॉमन साइट हो गई। अब देखते हैं पर्टिकुलर पोजीशन में कौन कौन सी होती है। द प्रेशर पॉइंट आर सुपाइन पोजीशन। अब प्रेशर पॉइंट देखते हैं हम सुपाइन पोजीशन के अंदर। भाई सुपाइन हम सीधे लेटे हुए हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा प्रेशर पॉइंट होंगे। देखो हमारी बैक, एक तो बैक प्रेशर पॉइंट होगी, हेड ऑफ द स्कैपुला, बैक हो गई, और हेड, अगर हम सो रहे हैं तो हमारा हेड टिकता है बेड पे। स्कैपुला, जो स्कैपुला बोन होती है वो अटैच में रहती है, और सैक्रल रीजन
एंड एल्बो एंड हील्स। ये सब प्रेशर पॉइंट है। जैसे हम लेटे हुए हैं तो कौन कौन से प्रेशर पॉइंट हो गए, हेड हो गया, बैक हो गया, स्कैपुला हो गई और सैक्रल रीजन हो गया और एल्बो हो गया और हील्स हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि साइड लाइंग पोजिशन। अगर हम साइड में लेटे हुए हैं, या लेफ्ट साइड होगी चाहे राइट साइड होगी, अब लेटे हुए तो उनमें हमारा कौन सा प्रेशर पॉइंट होगा। देखो साइड लाइंग पोजिशन में, साइड लाइंग पोजिशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट हो गए, ईयर हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द शोल्डर। शोल्डर का जो एक्रोमियन प्रोसेस है, अपन जब लाइंग पोजिशन में लेटे हुए होते हैं और जो शोल्डर का जो टच होता है ना बेड पे, वो पार्ट उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द शोल्डर। एक्रोमियन पार्ट हमारा टच रहता है। रिब्स हो गई और ग्रेटर ट्रोंक्यूटर ऑफ द हिप। हिप का कौन सा पार्ट हो गया, ग्रेटर ट्रोंक्यूटर ऑफ द हिप। जो हिप का ग्रेटर ट्रोंक्यूटर है वो। और कैंडल्स ऑफ द नी, नी हो गया, और मेलियस ऑफ द एंकल जॉइंट। ये सब प्रेशर पॉइंट रहते हैं अगर हम साइड लाइन में पोजीशन में है तो। कौन कौन से, ईयर हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, और रिब्स, और ग्रेटर ट्रोंक्यूटर ऑफ द हिप, हिप का जो ग्रेटर ट्रोंक्यूटर है, और कैंडल्स ऑफ द नी, नी का साइड वाला पोर्शन, और मेलियस ऑफ द एंकल जॉइंट, और एंकल जॉइंट का जो मेलियस पार्ट है साइड वाला, वो हमारे प्रेशर पॉइंट कंसिडर किया जाता है ऑन साइड लाइन पोजिशन। अब देखते हैं हम प्रोन पोजिशन में। अगर हम पेट के बल सो रहे हैं या उल्टे लेटे हैं तो उस कंडीशन में हमारा कौन कौन से किस किस प्रेशर पॉइंट पर बेड सोर होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया चिक। अगर हम उल्टे लेटे हुए तो चिक हो गया। एक्रोमियन प्रोसेस, वही शोल्डर के एक्रोमियन प्रोसेस, ब्रेस्ट इन द फीमेल और जेनिटल्स इन द मेल, और नी एंड टॉइस। ठीक है। अगर हम प्रोन पोजीशन में हैं तो चिक, एक्रोमियन प्रोसेस, ब्रेस्ट इन द फीमेल और जेनिटल्स इन द मेल, और नी एंड टॉइस। अभी देखो इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है। जैसे अपन कोई पोजीशन ले रहे हैं, जैसे आप ले रहे हो सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में आप खुद बता सकते हो कि कौन कौन से प्रेशर पॉइंट है। अगर आप साइड लाइंग पोजीशन में लेट रहे हो तो कहाँ प्रेशर पड़ेगा वो आप बता सकते हो खुद की लैंग्वेज में। और प्रोन पोजीशन, अगर आप उल्टे सो रहे हो, पेट के बल लेटे हुए, तो उस कंडीशन में कौन से प्रेशर पॉइंट होंगे, चिक हो गया, जैसे एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ शोल्डर जो भी टिकती है, ब्रेस्ट इन द फीमेल हो गया, और जेनिटल्स इन द मेल हो गया, नी एंड टॉइस। ओके। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कोज ऑफ द बेड सोर। भाई बेड सोर के क्या कोज है, क्या कोज है, क्यों होता है बेड सोर, किस कोज के कारण होता है। तो फर्स्ट कोज है इसके अंदर प्रेशर। ये प्रेशर क्या मेन कोज होता है। अब हमने बता रखा है कि जो प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा, जो बोनी प्रोमिनेंस है उन पे अगर प्रेशर रहेगा तो बेड सोर होगी। क्योंकि प्रेशर के अंदर, प्रेशर से क्या होगा, वहाँ का सर्कुलेशन कम होगा, सर्कुलेशन कम होगा तो वहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कम मिलेगी, तो उससे क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस का मतलब होता है कंप्लीट डेथ ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो वो कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो देखते हैं, प्रेशर इज कंसिडर टू बी प्राइमरी कोज ऑफ द प्रेशर सोर। ये क्या होता है, प्राइमरी कोज होता है प्रेशर सोर का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन ए सिक पर्सन द एरिया ऑफ टिश्यू रेस्टिंग अगेंस्ट मैटर्स। तो सिक पर्सन होता है उसके टिश्यू जो है रेस्टिंग अगेंस्ट मैटर्स, जो भी मैटर्स के अगेंस्ट में रेस्टिंग है, रेस्टिंग फेज में है, और वनरेबल एरिया का मतलब होता है कमजोर, कमजोर एरिया। द प्रेशर इन दिस एरिया कॉज डायलिपेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई with the failure of circulation to weight bearing area resulting in the tissue damage and pressure over these area are increased following condition। इसका मतलब ये है कि जो सिक पर्सन है वो बेड पे लेटा हुआ है, तो उस रेस्टिंग फेज के अंदर जो प्रेशर पॉइंट है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उससे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई फेलियर होगी और सर्कुलेशन डेलीपेशन हो जाएगा। ठीक है। सर्कुलेशन टू वेट बियरिंग एरियाज इन टिश्यू डैमेज प्रेशर ओवर दीज एरियाज। ठीक है। इंक्रीज फॉलोइंग कंडीशन, की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर बढ़ता है। कौन कौन सी कंडीशन है, एक तो हो गई व्हेन देयर इज लम्प्स एंड क्रैम्प्स ऑन द बेड। अगर आपकी बेड या मैट्रेस पे सलवटें हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ सकता है। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी,
बॉडी की इनकरेक्ट पोजीशन हो तब भी प्रेशर बढ़ सकता है। इनफ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, अगर आप बार बार पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, एक ही समय से बहुत समय से लेटे हुए एक पोजीशन के अंदर, तो उस कंडीशन में भी प्रेशर बढ़ सकता है। तो ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया प्रेशर कि जब हम प्रोलॉन्ग टाइम तक सुपाइन पोजीशन या कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन में हैं तो जो वेट वियरिंग एरिया है उन पर प्रेशर बढ़ता है। उसके कारण क्या होती है, वहाँ का सर्कुलेशन डेलिपेशन होता है, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। तो रिजल्टिंग दैट क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि वहाँ की जो टिश्यू हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिससे नेक्रोसिस हो जाता है। और ये कुछ कंडीशन है जिसके कारण प्रेशर बढ़ता है, जिससे लम्प्स और क्रैम्प्स होंगे बेड पे, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी और इनफ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द पोजीशन। अब सेकंड देखते हैं फ्रिक्शन। अब देख दो, फ्रिक्शन ऑफ द स्किन विथ हार्ड और रफ सरफेस। भाई जो स्किन का फ्रिक्शन होगा किसके साथ, रफ और हार्ड सरफेस, कैन कोज टिश्यू डैमेज। उससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट विथ रफ सरफेस ऑफ द बेड, ठीक है। फ्रिंकल्स ऑन द बेड, सलवटें हैं बेड पे। क्लोथ, हार्ड सरफेस ऑफ द प्लास्टर, प्लास्टर के हार्ड सरफेस के कारण। स्प्लाइंसेस, और स्प्लाइंसेस जो प्लास्टर के का एक टाइप होता है स्प्लाइंसेस, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ द फॉरिजन बॉडीज ऑन द बेड। केयरलेस हैंडलिंग ऑफ द बेड पान, स्टूल कलेक्टर। पुलिंग सीट्स अंडर द क्लाइंट्स आर फ्रीक्वेंट कोज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर हम एकदम से क्लाइंट के नीचे से हम अगर उसकी लाइनर है या जो बेड सीट है उसको एकदम से खींच ले पकड़ के, तो उससे फ्रिक्शन रहेगा स्किन के बीच और सीट्स के बीच, ठीक है। तो ये बताया गया है कि फ्रिक्शन से भी बेड सोर हो सकते हैं सब। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है एक गीला, मतलब अगर आपकी स्किन बहुत समय से गीली हुई है तो वो भी एक कोज होता है प्रेशर सोर का। द स्किन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर पीरियड ऑफ टाइम तक आपकी स्किन मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में है, कैन लीड टू मैसिरेशन ऑफ स्किन। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किन में नम हो जाएगा। मैसिरेशन का मतलब होता है नमी। मैसिरेशन ऑफ द स्किन, क्लाइंट हु आर स्वेटिंग फ्यूजली। अगर देख कौन कौन से क्लाइंट में ये होने को रहेगा, अब ये बता रहे हैं इस लाइन का मतलब है कि कौन कौन से क्लाइंट में ज़्यादा चांस रहते हैं। क्लाइंट हु स्वेटिंग प्रोफिशली, अगर उसके पसीने ज़्यादा आते हैं तब भी जाहिर सी बात है होगा मॉइस्चर। और विथ इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन एंड स्टूल, अगर पेशेंट का स्टूल और यूरिन पे कॉन्टिनेंस नहीं है, मतलब सेंसेशन लॉस है, वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा यूरिन और स्टूल पे, तो उस कंडीशन में मॉइस्चर की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हो गई स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, और सेकंड कंडीशन हो गई इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन एंड स्टूल आर लेवल टू प्रेशर सोर, ये प्रेशर सोर को लेवल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इसका कोज हो सकते हैं लैक ऑफ क्लीननेस, हार्बर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्शन सेटल ऑन द स्किन। अगर आप क्लीननेस की वहाँ लैक ऑफ क्लीननेस है या हार्बर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, अगर आपके बेड पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, हार्बर का मतलब होता है धारण करना एक तरीके से, या वहाँ पे अटैच होना। हार्बर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन सेटल ऑन द स्किन, ये स्किन के अंदर इन्फेक्शन सेटल कर सकते हैं। अब फिफ्थ है इसके अंदर प्रीडिस्पोजिंग कोज, मतलब पहले से अगर कोई कोज है, इसका मतलब पहले से ही कोई कोज है। कौन कौन से कोज हो सकते हैं पहले से, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, पहले से ही उसका सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है या कुछ सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। लोअर वाइटिलिटी, ठीक है, लोअर वाइटिलिटी है। और एडिमेटेशन, मतलब पहले से ही पेशेंट कोई कमज़ोर है, कमज़ोर की स्थिति में है। एडिमा, एडिमा की कंडीशन के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ब्लड सप्लाई जो कम हो जाती है। और ओबेसिटी, ये इसके कुछ कोज है। कौन कौन से कोज है, प्री डिस्पोजिंग कोज, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, लोअर वाइटिलिटी, इमिटेशन, एडिमा और ओबेसिटी, ये चार कोज हो गए अलग से, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं क्लाइंट ससेप्टेबल टू प्रेशर सोर। कौन कौन से ऐसे क्लाइंट है जिनमें प्रेशर सोर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, अक्यूट इल क्लाइंट हु जनरल कंडीशन रैपिडली डिटरलियोरेटिंग, मतलब कोई भी पेशेंट है जो बीमार है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, उस कंडीशन के अंदर अपन ब्लड सोर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एल्डरली पेशेंट हु में वेरी लिटिल मूवमेंट इन बेड, कोई जैसे बड़े पेशेंट हो गए, अब ओवर एज पर्सन हो गए, तो वो क्या करते हैं, लिटिल मूवमेंट करते हैं बेड पे, इतना मूवमेंट नहीं कर पाते या इतनी फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज नहीं कर पाते, तो उनके अंदर ज़्यादा चांस रहते हैं। ओबिस पेशेंट, मैंने बताया था पहले कोर्स कि ओबिस पेशेंट, मोटे लोग जो, उनमें ज़्यादा चांस रहता है। एमिकेटेड पेशेंट हैविंग वेरी लिटिल मूवमेंट, एमिकेटेड का मतलब होता है कमज़ोर, जो कमज़ोर पेशेंट है, हैविंग वेरी लिटिल मूवमेंट, जो कम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। सेकंड होगा सीडेटिव क्लाइंट, सीडेटिव क्लाइंट, या फिर कोई स्पाइनल कोड की इंजरी हो रखी है तो वो पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता। पैरालाइज क्लाइंट, पैरालाइज क्लाइंट भी मूवमेंट नहीं कर सकता, तो बहुत देर तक बेड पे रहेगा, तो उसके बेड से होने के चांस रहेंगे। न्यूरोलॉजिकल क्लाइंट, कोई न्यूरोलॉजिकल क्लाइंट है, उसके लैक ऑफ सेंसेशन है, वो सेंसेशन ही नहीं उसके हो रहे, तो उससे में भी बेड सोर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक होगा ओडिमेनियस पेशेंट, किसी मैंने बताया था पहले, ओडिमा कोज होता है एक। और नेक्स्ट हो गया मालनरिस्ट, और एजिएटेड पेशेंट इन रेस्ट्रिक्ट, मतलब कोई पेशेंट है जो सपोज दैट कोई कोमा का पेशेंट है तो उसे, या फिर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, दौरे का पेशेंट है, तो उसे हम बांध कर रखते हैं, तो उस पेशेंट के अंदर भी बेड सोर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। सर्जिकल क्लाइंट विद लिमिटेड मूवमेंट, कोई सर्जरी हो रखी है पेशेंट के तो वो कम मूवमेंट करेगा। क्लाइंट विथ कंप्लीट बेड रेस्ट और विथ लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है। क्लाइंट को अगर साफ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि हाँ हिलना मत, जैसे कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है या हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, तो एक लिमिटेड मूवमेंट कर पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर बेड सोर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और तीन कंडीशन ये हैं, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया कंडीशन होती है फीवर वाली कंडीशन, तो उसके अंदर स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो स्वेटिंग तो मॉइस्चर का कॉज होगी, मॉइस्चर किसका कॉज होगा, प्रेशर सोर का। इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन एंड स्टूल, इस कंडीशन में प्रेशर सोर होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। क्लाइंट विथ एक्सेसिव बॉडी डिस्चार्ज, अगर उसकी बॉडी से ज़्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है तो वही मॉइस्चर वाली कंडीशन होगी, और मॉइस्चर किसका कॉज होता है, प्रेशर सोर का, तो ये हो गया। तो एक दो हम देख लेते हैं कौन कौन से क्लाइंट हो गए। देखो, एक तो फर्स्ट हो गया एक्यूट इल पेशेंट, जो उसकी हालत धीरे 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 बिगड़ती जा रही है। एल्डरली पेशेंट, बुढ़े पेशेंट, ओबेस पेशेंट, और कमज़ोर पेशेंट है। इमिकेटेड मतलब होता है कमज़ोर पेशेंट। सीडेटिव क्लाइंट है, कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो रखी है तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। पैरालाइज क्लाइंट है, न्यूरोलॉजिकल क्लाइंट है, और ओडिमेनियस पेशेंट है, मतलब ओडिमा, ओडिमा कंडीशन हो रखी है, तो मालनरिस्ट कोई पेशेंट है, ठीक है, उसमें ज़्यादा चांस रहते हैं। और कोई ऐसा पेशेंट है जो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट है मूवमेंट से, ठीक है, उसके अंदर एजिएटेड पेशेंट, मतलब उसे बांध कर रखा गया है। सर्जिकल क्लाइंट हो गया, और क्लाइंट ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, कोई क्लाइंट है उसको साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो, तो उनमें अंदर ज़्यादा चांस रहते हैं। हाइपरपायरेक्सिया, इनकॉन्टिनेंस यूरिन ऑफ स्टूल, और क्लाइंट विद द एक्सेसिव बॉडी डिस्चार्ज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ द बेड सोर, या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप इसमें इसी को लिख सकते हो कि अपन कैसे कैसे बेड सोर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द बेड सोर, प्रिवेंशन ऑफ द बेड सोर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट हु आर पर्टिकुलर प्रोन टू द डेवलपमेंट ऑफ बेड सोर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर बेड सोर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। सेकेंड है डेली एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोन पेशेंट फॉर रेडनेस, ब्लिस्टर ऑन द प्रेशर पॉइंट, एंड दे शुड रिपोर्ट टू ट्रीटेड इमिडिएटली। हम डेली एग्जामिनेशन करेंगे प्रोन पेशेंट का, जिसमें अगर ज़्यादा चांस रहते हैं होने के, प्रोन पेशेंट मतलब जिसमें ज़्यादा चांस हो, वहाँ क्या क्या चेक करेंगे, प्रेशर पॉइंट पे रेडनेस, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब होता है फपोले टाइम, मतलब जैसे फुंसी उंसी हो जाती है, ब्लिस्टर का मतलब, ऑन द प्रेशर पॉइंट, एंड दे शुड बी रिपोर्टेड टू
एंड ट्रीटेड इमीडिएटली। और अगर ऐसी कंडीशन है तो हम फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे तुरंत। सेकंड थर्ड है, ये कीप है यहाँ पे, कीप द क्लाइंट क्लीन एंड ड्राई। अपन क्लाइंट को क्लीन एंड ड्राई रखेंगे। चेंज द पोजीशन चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट एवरी 2 आवर्स। पेशेंट की एवरी 2 आवर में पोजीशन चेंज करेंगे। फिफ्थ हो गया, यूज ए बेड क्रेडल टू टेक द वेट ऑफ द बेड लाइन ऑफ द पेशेंट सो अनेबल हिम मूव इजीली। इस बेड क्रेडल का मतलब ये होता है, एक जाननुमा टाइप आता है, इसको पेशेंट के ऊपर लगा दिया जाता है और उस कंडीशन में अगर लाइनन या कुछ चद्दर वगैरह कंबल वगैरह ओढ़ते हैं हम पेशेंट पे, तो उन जो पेशेंट की बॉडी के कॉन्टेक्ट में वो नहीं रहते, मतलब उसके ऊपर रहते हैं। जैसे कोई बर्न वाला पेशेंट है, अगर हम उसे सपोज दैट कोई अगर ऐसी चीज़ डाले उसके शरीर पे, जैसे कोई कंबल हो गया, तो वो जाके चिपकेगा और चिपकेगा तो वहाँ बेड शोर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम बेड क्रेडल यूज़ करते हैं, जो बेड के ऊपर लगा देते हैं और पेशेंट उसके अंदर लेटा हुआ होता है और जो भी कुछ चीज़ हमें उसके ऊपर डालनी है बेड क्रेडल के ऊपर, से कोई भी कंबल वगैरह हो गया तो अपन उससे लगा देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं रहता। ब्लैंकेट वगैरह का यूज़ नहीं है तो उसके ऊपर लगा देते हैं और वो बेड क्रेडल के अंदर आराम से मूव कर सकता है पेशेंट, उसको बोलते हैं बेड क्रेडल। सिक्स्थ हो गया, कीप क्लाइंट वेल लुब्रिकेटेड टू प्रिवेंट क्रैकिंग बाय यूजिंग पाउडर। क्लाइंट की स्किन को वेल लुब्रिकेटेड रखना है, मतलब ऑयल वगैरह यूज लेना है। क्रैकिंग बाय यूजिंग पाउडर, और उससे बचाना है क्रैकिंग होने से, पाउडर का यूज करेंगे। सेवंथ है, प्रोटेक्ट द डैमेज स्किन बिकॉज डैमेज स्किन कैन बी फर्दर इरिटेड एंड मैसेरेटेड बाय यूरिन फीसेस स्वेट। अपन को ये प्रिवेंट करना है कि कम से कम स्किन पेशेंट की डैमेज हो, क्योंकि जो डैमेज स्किन है ना वो इरिटेट होती है और मैसेरेटेड होती है, मतलब नमी हो जाती है उसके अंदर यूरिन के बाय द यूरिन फीसेस और स्वेट। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे स्किन पे कट लगा हुआ है और आप उस पर गंदगी डालोगे या पानी डालोगे या कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे यूरिन फीसेस स्वेट के अनुसार, वो क्या है मैसेरेटेड हो जाएगी, वहाँ से फूल जाएगी, तो उसको बोलते हैं मैसेरेटेड। ठीक है, तो वो हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है पेशेंट की स्किन को क्रैक होने से। एट्थ है, यूज स्पेशल मैटर्स एंड बेड टू डिक्रीज प्रेशर ऑन द बॉडी। ऐसे स्पेशल मैटर्स का यूज़ करेंगे, जैसे एयर मैटर्स हो गया या वाटर मैटर हो गया, उनका यूज़ करेंगे प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। प्रोवाइड स्मूथ फ्री एंड विंगलेस फ्री दैट विच कैन क्लाइंट रेस्ट। अपन को एक फ्रीम मतलब स्मूथ फ्रीम मजबूत और विंगलेस मतलब सलवटे ना हो, ऐसा बेड यूज़ करना है ताकि प्रेशर शोर ना हो, वहाँ प्रेशर मेंटेन रहे। 10th है इसका, कट शॉर्ट फिंगर नेल्स अवॉइड स्ट्रेचिंग ऑन द स्किन। जो नस के नेल है वो एक तो कट होनी चाहिए, अवॉइड स्ट्रेचिंग ऑन द स्किन, स्किन को स्ट्रेचिंग होने से बचाने के लिए, पेशेंट की स्किन को इंजरी नहीं हो तो एक नेल कटिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर, यूज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कॉटन अंडर स्प्लेंस एंड प्लास्टर कास्ट टू अवॉइड फ्रिक्शन। अपने फ्रिक्शन के कोर्स के अंदर पढ़ा था कि जो प्लास्टर कास्ट के हार्ड सरफेस होता है प्लास्टर कास्ट है, वो एक फ्रिक्शन का काम करती है। तो जब स्प्लेंट्स यूज लेंगे, जो भी पार्ट को इमोबाइलाइज करने के लिए या हैंड जब फ्रैक्चर हो जाता है तो स्प्लेंट्स यूज ली जाती है, तो उसके अंदर हम कॉटन अच्छे से यूज़ करेंगे। कॉटन क्या होती है, कॉटन क्या करेगी, फ्रिक्शन को कम कर देगी, तो हम बेड शोर से बच सकते हैं। अगर नेक्स्ट है इसके अंदर, यूज द कंफर्ट डिवाइस टू द टेक ऑफ द प्रेस फ्रॉम द प्रेशर पॉइंट। ठीक है, कंफर्ट डिवाइस का यूज लेंगे टू टेक ऑफ प्रेशर को कम करने के लिए, फ्रॉम द प्रेशर पॉइंट से प्रेशर को कम करने के लिए हम कंफर्ट डिवाइस का यूज लेंगे। एग्जाम्पल होगा एयर क्यूशन और कॉटन रिक्स। एयर क्यूशन का मतलब हो गया एक तरीके से तकिया टाइप में होता है जो प्रेशर को कम करता है, वहाँ पे अगर वेट बियरिंग एरिया पे रख देंगे, उसको प्रेशर पॉइंट पे रख देंगे तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। और कॉटन रिंग्स का यूज लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा प्रिवेंशन। देखो प्रिवेंशन वापस देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्लांट का, डेली एग्जामिनेशन करेंगे प्रोन पेशेंट का जिसमें ज़्यादा चांस है। कीप द क्लाइंट क्लीन, उसको क्लीन रखेंगे। चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर्स के अंदर पोजीशन चेंज करेंगे। बेड क्रेडल का यूज़ करेंगे। क्लाइंट को वेल लुब्रिकेटेड रखेंगे
और प्रोटेक्ट द डैमेज स्किन, बिकॉज डैमेज स्किन से प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को। स्पेशल मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे और एक स्मूथ फ्री और व्रिंग फ्री बेड यूज़ करेंगे। नर्स के नेल कटिंग होनी चाहिए, कट शॉर्ट नेल्स, ठीक है, नेल का ध्यान रखेंगे। यूज़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कॉटन स्प्लिंस, और जो प्लास्टर या स्प्लिंस है उसके अंदर अच्छे से कॉटन का यूज़ करेंगे ताकि फ्रिक्शन से बचा जा सके। और यूज़ कंफर्ट डिवाइस, और कंफर्ट डिवाइस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कुछ हो गए, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है एनकरेज द क्लाइंट टू मूव बेड फॉर एज ए इट इज़ अलाउड। क्लाइंट को एनकरेज करेंगे मूवमेंट के लिए ताकि वो बार बार फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करता रहे। और नेक्स्ट है ईच क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव्स अबाउट द स्किन केयर। उसके जो क्लाइंट, इसके अंदर है टीच है, टीच द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव्स अबाउट स्किन केयर। स्किन केयर के बारे में उसके रिलेटिव्स को और पेशेंट को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ऐसे ऐसे आप स्किन केयर करोगे तब आपकी अच्छी स्किन रहेगी, बेड सोर से प्रिवेंशन हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइन सिम्टम ऑफ द बेड सोर। The early sign symptom of pressure sore is redness, tenderness, discomfort and smarting of जलन। कौन कौन से साइन सिम्टम है? रेडनेस, टेंडरनेस, डिस्कम्फर्ट और स्मार्टिंग। द एरिया बिकम कोल्ड, और जो एरिया वो प्रेशर सोर वाला एरिया वो कोल्ड हो जाएगा। और इंसेंटिव मतलब वहाँ कोई सेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम There is a local edema and after the area becomes blue and pleural। वहाँ पे एडिमा हो जाएगा और एरिया कैसा हो जाएगा? ब्लू एंड प्लूरल, प्लूरल कलर का एरिया हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस प्रेशर द सर्कुलेशन इज कट ऑफ, गैंग्रीन डेवलप्स एंड अफेक्टेड एरिया इज सेलेक्ट। इसका मतलब है कि अगर कंटिन्यू प्रेशर रहा तो सर्कुलेशन कट ऑफ हो जाएगा वहाँ का, और द गैंग्रीन डेवलप्स, गैंग्रीन का मतलब होता है कंप्लीट डेथ ऑफ द टिश्यू। गैंग्रीन एक कंडीशन होती है, इसके अंदर नेक्रोसिस होने के बाद क्या होता है, हमारा जो ब्राउनिश और ब्लैक हो जाता है वहाँ का पार्ट, और वहाँ की ब्लड सप्लाई बिल्कुल लॉस हो जाती है और वहाँ के सेंसेशन बिल्कुल लॉस हो जाते हैं। और गैंग्रीन का ट्रीटमेंट यही होता है कि उससे वहाँ उस पार्ट को रिमूव करना पड़ता है बाद में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन डेवलप हो जाएंगे अगर नेक्रोसिस हो जाएगा टिश्यू का। और अफेक्टेड एरिया सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है गलना, एक तरीके से गलना, और वहाँ का जो एरिया वो गल जाएगा, मतलब ठीक है, गला वाला हो जाएगा। अब हम लास्ट पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द बेड सोर। भाई बेड सोर के क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? बेड सोर तो हो गए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है तो वो पढ़ते हैं। तो देखते हैं द फॉलोइंग स्टेप आर टेकन बाय द नर्स। जो स्टेप हो नर्स के द्वारा करनी है। रिपोर्ट टू द सिस्टर इंचार्ज, क्या करना? फर्स्ट हो गया रिपोर्ट, रिपोर्ट टू द सिस्टर इंचार्ज एंड डॉक्टर द अर्ली सिम्टम्स so that step may be taken as early as possible to prevent further damage। कि हमें रिपोर्ट करना है सिस्टर इंचार्ज को एंड डॉक्टर को फॉर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द बेड सोर, बेड सोर के अर्ली सिम्टम्स के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी कोई प्रिवेंशन यूज़ कर सकें हम, ठीक है, उससे फर्दर डैमेज होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन एवर पॉसिबल टेक ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द बेड सोर द प्लेसिंग क्लाइंट ऑन पिलोज फोम क्यूशन और चेंज द पोजिशन ऑफ द क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ तक हो सके अपन जो क्लाइंट का है प्रेशर, प्रेशर जो पॉइंट है उनसे प्रेशर हम कम कर सके। अब कैसे प्रेशर कम कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन पिलोज, क्लाइंट को हम पिलो रख सकते हैं क्लाइंट के नीचे, फोम क्यूशन का यूज़ कर सकते हैं और बार बार उसकी पोजीशन चेंज करवा सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि हमें प्रेशर कम करना है, जाहिर सी बात है प्रेशर कम करना है। अब वो कैसे कैसे करना है? प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन पिलोस, पिलो रख के, फोम क्यूशन रख के, या चेंज पोजीशन, कैसे पोजीशन चेंज करा के। अब नेक्स्ट है प्रिवेंट द अल्सरेटेड एरिया फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन विल रिटार्डेड हीलिंग ऑन ऑफ एन अल्सर सो फॉलो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक। ये बता रहा है कि अगर इन्फेक्शन हो गया, प्रिवेंट द अल्सरेटेड एरिया फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्शन। अब जो अल्सरेटेड एरिया है जहाँ पर अल्सर होने की संभावना या अल्सर हो गए हैं, उस एरिया को इन्फेक्शन से बचाना है और असेप्टिक टेक्निक यूज लेनी है। बिकमिंग इन्फेक्टेड एरिया, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना है इन्फेक्शन से और असेप्टिक टेक्निक, स्टरलाइज असेप्टिक टेक्निक यूज
करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट है रिपोर्ट करना है, सेकंड है उसका प्रेशर कम करना है, पॉसिबल जहाँ तक पॉसिबल हो उसका प्रेशर कम करना है। तीसरा है कि प्रिवेंट करना है अल्सरेटेड साइट को फ्रॉम द इन्फेक्शन से, भाई इन्फेक्शन ना हो वहाँ पे, इससे हम प्रिवेंट करना है तो स्टेरिलाइज एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे। 3 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक क्लीनिंग एजेंट इज यूज टू क्लीन अल्सरेटेड एरिया, एग्जाम्पल नॉर्मल सर है। एक अपन को क्या है, अल्सरेटेड जो एरिया है, अल्सरेटेड जो साइट होगी वहाँ बेड सोर होने के चांस है, वहाँ क्या है नॉर्मल सलाइन से हमें साफ करना है। ठीक है, क्लीन करना है नॉर्मल सलाइन से, NS से। ठीक है, अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो है, अप्लाई ऑल पॉसिबल मेजर फॉर हीलिंग द वुंड। ठीक है, ये कुछ मेजर हैं जो अपन हीलिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ये वुंड की हीलिंग करवा सकते हैं। हीट इज अप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो भी अल्सरेटेड साइड है वहाँ पे हमन को हीट अप्लाई करनी है बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट का। दिस इज प्लेस फ्रॉम द 45 से 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वुंड एंड इज लेफ्ट फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए रखना है, और कितनी दूर रखना है, 45 से 60 सेंटीमीटर दूर रखना है वुंड से। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंसुलिन, अपन को फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स इंसुलिन की लेनी है। फ्रॉम द सिरिंज हैज ए हीलिंग अफेक्टेड ऑन द वुंड इज देन एक्सपोज टू एयर टू ड्राई। ये बता रहा है कि जो फ्यू ड्रॉप्स कुछ जो इंसुलिन है उसको सिरिंज में लेके हीलिंग एरिया में इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद हीलिंग एरिया को जो वुंड है उसको अपन कुछ देर तक application of the few drops of the insulin from the syringe has healing affected on the wound that is then exposed to air, और उसे बाद में एयर में एक्सपोज इन द एयर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंसुलिन उसमें इंसर्ट करनी है, उसके बाद उसको एक्सपोज करना है एयर के अंदर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट सच एज जिंक ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द वुंड विल प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द अंडरलाइन टिश्यू। हमें वाटर प्रूफ एप्लीकेशन है जिंक ऑक्साइड का यूज़ करना है ऑन द सरफेस ऑफ द वुंड, बिकॉज विल प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द अंडरलाइन टिश्यू। अंडरलाइन टिश्यू के अंदर जो नीचे के टिश्यू है उनके अंदर इन्फेक्शन ना हो, तो हम वाटर प्रूफ एप्लीकेशन यूज लेंगे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है इफ स्लग्ड इज प्रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। इफ स्लग्ड इज प्रेजेंट क्लीन एरिया थोरोपली ट्वाइस ए डे। अगर स्लग्ड प्रेजेंट है मतलब वहाँ पे स्लग्ड अगर प्रेजेंट है तो हम उस एरिया को थोरोपली यानी अच्छे तरीके से ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार क्लीन करना है विथ हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2 के सॉल्यूशन से उसे दो बार क्लीन करना है विथ डिस्टिल्ड वाटर, बिकॉज इफ द स्लग्ड इज लूज द डॉक्टर में वी कट ऑफ द स्लग्ड। ठीक है, जो स्लग्ड एरिया है अगर प्रेजेंट है तो उसे क्लीन करना थोरोपली विद द हाइड्रोजन प्रोक्साइड डाइल्यूटेड विद डिस्टिल वाटर। हाइड्रोजन प्रोक्साइड को डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर, उसके बाद 2 बार उसे दिन में क्लीन करना है अगर स्लग्ड प्रेजेंट है तो। और अगर स्लग्ड लूज हो गए या वो जो स्लग्ड एरिया वो लूज हो रखा है तो डॉक्टर में भी कट ऑफ द स्लग्ड, डॉक्टर उसे हटा सकता है। इफ देयर इज ए डिले इन हीलिंग द सर्जन में भी if the slugged is loose doctor may be cut off the slugged. If there is delay in healing the surgeon may the ulcer and a skin graft may be applied over the ulcerate side. इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर स्लग जो डिले है हीलिंग के अंदर तो सर्जन क्या कर सकता है, वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग यूज ले सकता है, एक
एक जगह से मतलब अपनी स्किन एक जगह से हटाकर वो उस साइड पे लगा सकता है, उसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग, अगर डिले है तो हीलिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर, इफ़ इन्फेक्शन सेटल इट मे बी नेसेसरी टू गिव सम ऑफ द एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। अगर इन्फेक्शन अगर अच्छे से सेटल हो गया है या इन्फेक्शन फैल चुका है तो जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक है वो गिवन प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक है वो अपन को देनी है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।